क्लास 7 का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके टेस्ट पेपर में। विच एनिमल्स वाज वेरी डियर टू द शेख। शेख को कौन सा जानवर शेख को बहुत प्यारा था। इसका जवाब होगा अ ब्यूटीफुल वाइट डोंकी वाज वेरी डियर टू शेख। एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का गधा जो है वो शेख को बहुत प्यारा था। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड लाइक हेवन। हाउ कैन वी मेक, हम कैसे बना सकते हैं, आवर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को, लाइक हेवन, जन्नत की तरह। इसका जवाब होगा वी कैन मेक आवर लाइफ, हम अपनी दुनिया को हैप्पी बी बाय डूइंग लिटिल गुड डीड ऑफ काइंडनेस, यानी कि हम छोटे छोटे मेहरबानियों के और नेकियों के काम से अपनी जो लाइफ को जो है वो खुश बना सकते हैं और जन्नत की तरह बना सकते हैं। सवाल नंबर 13 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का दारुल हुकूमत क्या है। इसका जवाब है बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग चाइना का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके टेस्ट पेपर पे हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन चाइना। चाइना में जो है वो कितने दरिया बहते हैं या कितने दरिया हैं। आंसर है इसका चाइना हैज़ मोर देन 500 रिवर्स। चाइना में तकरीबन जो है अमूमन 500 दरिया हैं। सवाल नंबर 15 है आपका व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अजीम दीवार चीन की क्या लंबाई है। लेंथ कहते हैं लंबाई को। अजीम दीवार चीन की क्या लंबाई है। इसका जवाब होगा द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना इज़ अबाउट 5500 मीटर, यानी कि 8.850 किलोमीटर्स। अजीम दीवार चीन की जो है वो उसकी लेंथ, उसकी लंबाई किलोमीटर्स में है 8.85, यानी कि तकरीबन 8.9 किलोमीटर्स की ये पूरी दीवार है। आगे अजीज़ तलबा आप देखेंगे इंग्लिश के अंदर तो आपको वर्ड्स के साथ मीनिंग दी हुई हैं कि वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है। पहला लफ्ज़ है यहाँ पे मोल। मोल तिल को कहते हैं, जो हमारे जिस्म पर एक काले रंग का धब्बा होता है कुदरती तौर पर, उसको तिल कहते हैं। और छछूंदर होती है, एक चूहे की तरह एक जानवर होता है, उसको भी मोल कहते हैं। आगे 2 नंबर पे हम देखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है बेतरतीब, और जो है इसके बाद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एहसास कमतरी, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एहसास बरतरी। कास्ट का मतलब होता है ज़ात। स्कार का मतलब होता है दाग या ज़ख्म का निशान। कैजुअल का मतलब होता है इत्तफाक या कभी कभार, और फॉर्मल का मतलब होता है ज़ाहिर या रस्मी। ज़ाहिरदार का मतलब होता है ज़ाहिर किया हुआ या रस्मी, उसको कहते हैं फॉर्मल। और लिबरल का मतलब होता है साफ दिल या कुशादा दिल या आज़ाद ख़याल। आज़ाद ख़याल भी हम कह सकते हैं लिबरल को, आज़ाद ख़याल। तो ये हमारे 9 अल्फाज थे जो आपको दिए गए। इसके बाद आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस हैं। यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस योर ऑन सेंटेंसेस। इसको कुछ अल्फाज हैं जिनको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो अपने जुमले खुद भी बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ है परफॉर्म। वी शुड परफॉर्म प्रे रेगुलरली। हमें रोज़ाना नमाज अदा करनी चाहिए। परफॉर्म माने होता है अदा करना। रिकॉर्ड या रिकॉर्ड वुड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। मुकम्मल ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ में रिकॉर्ड है। अंडरस्टैंड माने होता है समझना। वी शुड अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन को समझना चाहिए। कारपेंटर, माई ब्रदर इज़ कारपेंटर। कारपेंटर कहते हैं खाती को, जो बढ़ई होता है, लकड़ी का काम करता है, उसको कारपेंटर कहते हैं। माई ब्रदर इज़ कारपेंटर, मेरा भाई जो है वो कारपेंटर है। प्रीफर का माने होता है तरजीह देना। माई ट्यूशन टीचर प्रीफर मी, मेरी ट्यूशन की टीचर जो है तरजीह देती है मुझे देन द अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स पर या दूसरे तलबा पर। आइडियल माने होता है ख्याल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ अ आइडियल लॉयर फॉर लॉ स्टूडेंट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक आइडियल वकील हैं कानून के तालिब इल्मों के लिए। लोडेड का माने होता है लादना। 2 men लोडेड द फर्नीचर इनटू द वैन। 2 आदमियों ने
तमाम फर्नीचर वैन में लोड कर दिया। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मकबूजा। अ डे, एक दिन। इंडिया विल हैव रिलीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया को एक दिन जो है आज़ाद करना होगा मकबूजा कश्मीर को। पैसेंजर का मतलब होता है मुसाफिर। देयर आर सो मैनी पैसेंजर्स ट्रेन्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत सारी पैसेंजर्स ट्रेन्स जो है वो काम कर रही हैं या चल रही हैं। कन्वर्सेशन का मतलब है कि बोलचाल, गुफ्तगू। योर कन्वर्सेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपकी बोलचाल आपकी जो ज़ात है उसकी अक्कास होती है, आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत की अक्कास होती है। ये क्लास 7 का इस्लामियात का टेस्ट पेपर है आपके सामने, और उसका सवाल नंबर 7 है, मीसाक मदीना किन के दरमियान हुआ? जवाब, मीसाक मदीना यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान हुआ। बहुत ही सिंपल सा जवाब है। सवाल नंबर 8 है, सुलह हुदैबिया मुआहदे के बाद फ़तह मक्का तक अंदाज़न कितने कुफ़ार मुसलमान हुए? इसका जवाब इस तरह से लिखने की मशक करेंगे। सुलह हुदैबिया मुआहदे के बाद फ़तह मक्का तक अंदाज़न 10,000 कुफ़ार मुसलमान हुए। इसके बाद तफसीली हमारा हिस्सा है सवाल जवाब का, उसमें से सवाल नंबर 18 आपके लिए लिया गया है। जनाजे के साथ चलने के आदाब बयान करें। जनाजे के साथ चलने के आदाब बयान करें। जवाब है, जनाजे के साथ चलने के आदाब ये हैं। जनाजे के हमरा पैदल चलना चाहिए। जनाजे में शिरकत फोत होने वाले की आखिरी खिदमत होती है, जो शिरकत करने वाले के लिए भी सवाब का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के पीछे चला और उसे 3 मरतबा कंधा दिया तो उसने जनाजे का हक जो इसके ज़िम्मे था अदा कर दिया। जनाजे के साथ चलते हुए मैयत को अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब किसी जनाजे के साथ चलो तो हमेशा ज़बान से खैर के कलमात कहो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं। क्लास 7 के उर्दू के टेस्ट पेपर का 10वां सवाल जो आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। जिन्नात को किस तरह मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है? इसका जवाब इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक शीशे के बक्स में अपने असा का सहारा लिए हुए थे कि इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आ गया। सब जन्नात समझते रहे कि आप काम की निगरानी जो है वो फरमा रहे हैं। जब काम मुकम्मल होने के करीब आ गया तो असा में आहिस्ता आहिस्ता घुन लग रहा था। एक दिन वो असा घुन की वजह से टूट गया। तब जिनों और तमाम मखलूक़ात को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। इसका सवाल नंबर 13 है, मुग़लिया ख़ानदान के कौन से बादशाह ने हिंदुस्तान की सल्तनत को मजबूत व मुस्तहकम किया? मुग़लिया ख़ानदान के कौन से बादशाह ने हिंदुस्तान की सल्तनत को मजबूत व मुस्तहकम किया? इसका जवाब है, हुमायूं की वफ़ात के बाद इसका बेटा जलालुद्दीन अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने सल्तनत को नहायत मजबूत और मुस्तहकम किया। हुमायूं की वफ़ात के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने सल्तनत को नहायत मजबूत और मुस्तहकम किया। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और पहले वज़ीर आज़म के नाम लिखें। जवाब है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान थे। अज़ीज़ तलबा, इन सवालों की अच्छी से हम प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 साइंस का टेस्ट पेपर का आज आपको सवाल नंबर 10, 11 और 12 आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स डज योर पल्स बीट इन 1 मिनट? बीट का माने होते हैं कि बजना या धड़कना। हाउ मेनी टाइम्स, कितने वक्त, डज योर पल्स बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपकी पल्स नब्स को कहते हैं, 1 मिनट में आपकी नब्स कितनी मरतबा धड़कती है? इसका जवाब है, नॉर्मली 60 to 80 और आफ्टर एक्सरसाइज 80 to 100 टाइम्स पल्स बीट इन 1 मिनट। आम तौर पर 60 से 80 दफ़ा और कभी कभी यानी कि मश्क या एक्सरसाइज या वर्जिश के बाद 80 से 100 दफ़ा हमारी जो पल्स होती है यानी कि जो हमारी नब्स होती है वो 1 मिनट में धड़कती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डज योर पल्स रेट रिमेन स्टडी और डज इट चेंज इन सम ओकेजन? क्या आपकी नब्स की जो रफ्तार है वो हमेशा एक जैसी रहती है या ये मुख्तलिफ जो है मौक़ों की मुनासबत से बदलती रहती है? इसका जवाब है,
آور پلس ریٹ ڈز ناٹ ریمین اسٹڈی، ہماری نبض کا جو رفتار کا ریٹ ہے یعنی کہ اس کی جو رفتار ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی. بٹ اٹ کیپ آن چینجنگ، بلکہ یہ بدلتی رہتی ہے. ان دیئر ڈفرینٹ ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز، ہماری مختلف قسم کی روزانہ جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق. سوال نمبر 12 ہے عزیز طلبہ، یہاں پہ ٹیسٹ پیپر کا سائنس کا آپ کے لیے. وائی آر دا اسکل اینڈ ریبس ویری اسٹرانگ بونس، کیوں ہمارے کھوپڑی اور ہماری جو پسلیوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں. کیوں ہماری کھوپڑی اور ہماری پسلیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یوں ہے، اسکل بونس پروٹیکٹ دا برین، کھوپڑی کی ہڈیاں حفاظت کرتی ہیں ہمارے دماغ کی. اینڈ ریبس پروٹیکٹ، اور پسلیاں حفاظت کرتی ہیں لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کی، اینڈ ہارٹ اور دل کی. اس لیے یہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 بہت اہم چیزیں بنائی ہیں. ویسے تو سارے اعضم جو ہیں وہ ہمارے اہم ہیں، لیکن ہمارے برین کو جو ہے وہ اسکل پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہماری ربس جو ہے وہ ہمارے لنگس اور ہارٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں یعنی کہ اس کی حفاظت. 4th ویک میں آپ کو یہاں پہ کوشچن نمبر 1 دیا جا رہا ہے تیاری کے لیے. سوال ہے، رائٹ مین پوائنٹس آف دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ ماؤنٹ عرفات. ماؤنٹ عرفات یعنی کہ عرفات کے ٹیلے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ادا کیا، اس کے مین جو ہے پوائنٹس، مین جو ہے نکات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، مین پوائنٹس آف دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ماؤنٹ عرفات آر، اہم جو ہے نکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے جو انہوں نے ماؤنٹ عرفات یعنی عرفات کے ٹیلے پر دیا، اس کے اہم نکات یہ ہیں. دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. ہی از دا اونلی گاڈ، ہی از دا اونلی گاڈ، وہ اکیلا خدا ہے. ہی از دا اونلی گاڈ، وہ اکیلا خدا ہے. نن شیئرز ہز اتھارٹی اینڈ پاور، اس کی اختیار اور اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سیز، اللہ فرماتا ہے، او مین کائنڈ، اے بنی نو انسان، وی کریٹڈ یو، ہم نے تمہیں بنایا، فرام اے میل اینڈ اے فیمیل، ایک مرد اور ایک عورت سے، یا ایک نر یا ایک مادہ سے. اینڈ میڈ یو، اور تمہیں بنا دیا، انٹو ٹرائبس، قوموں میں، قبیلوں میں، اینڈ نیشنز، اور قوموں میں، اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بنا دیا. سو ایز ٹو بی نون ون فرام دا ادر، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو. اینڈ ان دا آئیز آف اللہ، اور اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ کی نگاہ میں، اینڈ ان دا آئیز آف اللہ، اور اللہ کی نگاہ میں، دا موسٹ ریچس از دا موسٹ آنریبل، زیادہ متقی ہی زیادہ عزت والا ہے، امنگ یو، تمہارے درمیان. نو عرب از سپیریئر ٹو اے نان عرب، کوئی غیر عرب کسی عرب پر فوقیت نہیں رکھتا، یعنی کہ کوئی اجمی کسی غیر اجمی پر فوقیت نہیں رکھتا. نور اے وائٹ مین از اینی وے بیٹر دین اے بلیک مین، اور نہ ہی کوئی گورا کسی بھی کالے سے کسی طرح، یا کوئی گورا کسی کالے سے کسی طرح بھی بہتر ہے دین اے بلیک مین، کسی بھی جو ہے کالے آدمی سے. یو آر آل دا آف اسپرنگ آف آدم، آپ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اینڈ آدم علیہ السلام واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. آ مسلم از another Muslim's brother، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ آل دا مسلمس آر brothers among themselves، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان دا افیئرس آف دا وومینس وائفس ہیو رائٹ اوور یو، عورتوں کے معاملات کے بارے میں، اپنی بیویوں کے معاملات کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہیو رائٹ، ان کے کچھ حقوق ہیں، اوور یو، آپ کے اوپر. آئی ایم لیونگ امنگ یو، اب میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، آ تھنگ، ایک چیز، وچ ول گائیڈ یو، جو تمہیں تمہاری رہنمائی کرے گی. اف یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹ، اگر تم اس کے مطابق عمل کرتے رہے، یو ول نیور گو رانگ، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دس از دا ہولی بک آف اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. دس از دا ہولی بک آف اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کوشچن نمبر 2 ہے، رائٹ دا 3 پرنسپلس آن وچ اسلامک سوسائٹی واز بیسڈ.
وہ کون سے 3 اصول ہیں جس کے اوپر جو ہے ہماری اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہے؟ وہ کون سے 3 اصول ہیں جس پر ہمارا رائٹ the 3 principles on which Islamic society was based؟ کون سے 3 اصول تھے جن پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی؟ اس کا جواب ہوگا اسلامک سوسائٹی واز بیسڈ آن دا 3 principles. دیز 3 principles آر، اسلامک معاشرے کی بنیاد رکھی گئی یہ 3 اصول پر، اور یہ 3 اصول مندرجہ ذیل ہیں یا یہ ہیں. نمبر 1، آل پاورس بلانگس ٹو اللہ، تمام طاقت اللہ کی ہے، تمام طاقت اللہ کی ہے. نمبر 2، ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا پروفٹ آف اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں. تیسرا ہے آل مسلمس آر برادرس ٹو ون اندر، اور تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کلاس 7 انگلش گرامر کا آج کوشچن نمبر 4 آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب ہم نے سیپریٹ کر کے لکھنے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ آپ کو تمام جو اس کے پارٹس آف اسپیچ ہیں اس کو الگ الگ یہاں پہ کیٹیگرائز کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. پہلا جملہ ہے دا لائن کلڈ دا ڈیئر. لائن کلڈ دا ڈیئر یعنی کہ شیر نے ہرن کو مار دیا. تو دا جو ہے اس میں اس کو ہم آرٹیکل کہیں گے، لائن جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہو جائے گا، کل جو ہے وہ ورب ہوگا، اور دا پھر آرٹیکل ہوگا، اور ڈیئر جو ہے ہمارا یہ آبجیکٹ ہو جائے گا اس جملے میں. اگلا جملہ ہے ہمارے پاس آصف ککس دا بالز. آصف بال کو کک مارتا ہے. اس میں آصف جو ہے سبجیکٹ ہو جائے گا، ککس ورب ہوگا، دا آرٹیکل ہوگا، اور بالز جو ہے وہ آبجیکٹ لکھیں گے. اگلا تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے ہی ہیز ایٹن این ایپل. اس نے ایک سیب کھا لیا ہے، یا اس نے سیب کھا لیا ہے، یا وہ سیب کھا چکا ہے. ہی جو ہے اس میں سبجیکٹ ہو جائے گا، ہیز جو ہے اس میں ورب یا ہیلپنگ ورب کہلائے گا، ایٹن جو ہے یہ ورب کہلائے گا، این آرٹیکل ہوگا، اور ایپل اس کا آبجیکٹ ہوگا. اگلا چوتھا نمبر ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ ہے وی میک اے ٹیبل. ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں. وی اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا، میک اس کا ورب ہو جائے گا، آ اس کا آرٹیکل ہو جائے گا، اور ٹیبل اس کا آبجیکٹ ہوگا. اسی طرح پانچواں جملہ ہوگا آئی ریڈ اے بک. میں کتاب پڑھتا ہوں. آئی اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا، ریڈ اس کا ورب ہو جائے گا، آ اس کا آرٹیکل ہو جائے گا، اور بک اس کا آبجیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح 6 نمبر جملہ جو ہے وہ ہے نجمہ میکس ٹی. نجمہ چائے بناتی ہے. تو نجمہ سبجیکٹ ہو جائے گا، اور ورب جو ہے میکس جو ہے وہ ورب ہو جائے گا، اور ٹی جو ہے اس کا آبجیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے 3 جملے اور ہیں ہمارے پاس. ہی رائٹس اے لیٹر. ہی رائٹس اے لیٹر. ہی جو ہے ہمارا اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہو جائے گا. رائٹ جو ہے رائٹس جو ہے اس کا ورب ہو جائے گا. رائٹس اس کا ورب ہو جائے گا، آ اس کا آرٹیکل ہو جائے گا، اور لیٹر اس کا آبجیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح 8واں جملہ ہمارے پاس آئی سٹ آن دا چیئر. میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. آئی اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا، سٹ ورب ہو جائے گا، آن جو ہے پریپوزیشن کہلائے گا، دا آرٹیکل ہو جائے گا، اور چیئر جو ہے وہ آبجیکٹ کہلائے گا. اسی طرح 9واں جملہ ہمارے پاس ہے ہی ایٹس اے پیزا. ہی ایٹس اے پیزا، وہ پیزا کھاتا ہے. تو ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہو جائے گا، ایٹس ورب ہو جائے گا، آ جو ہے آرٹیکل ہو جائے گا، اور پیزا جو ہے وہ آبجیکٹ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 7 کا ہم کر رہے ہیں انگلش گرامر کا. اس میں سوال نمبر کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ دیا جا رہا ہے آپ کو. اس میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، یعنی کہ وضاحت کرنی ہے ٹائپ آف سینٹینسز، یعنی کہ سینٹینسز کی قسم. ڈیفائن دا ٹائپ آف سینٹینسز. جملے کے جو بھی قسمیں ہوتی ہیں ان کی وضاحت کریں. جملوں کی قسموں کی وضاحت کریں. تو جملے جو ہے وہ ہمارے 4 قسم کے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ پڑھیں گے. پہلا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ سینٹینسز. وہ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے. اسٹیٹمنٹ سینٹینسز بیانیہ جملے وہ جملے ہوتے ہیں جو کوئی اطلاع یا خبر فراہم کریں. اگلا ہے ہمارا انٹروگیٹو سینٹینسز. انٹروگیٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو سوالیہ جملے میں سوال پوچھا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹروگیٹو کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے. تو سوالیہ جملے میں سوال پوچھا جاتا ہے. لائک جیسے آر یو سیریس، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ تو آگے کوشچن مارک لگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوالیہ جملہ. تیسرا ہوتا ہے پازیٹیو سینٹینسز. پازیٹیو سینٹینسز پازیٹیو مثبت کو کہتے ہیں. تو مثبت پازیٹیو جملے وہ جملے ہیں جن میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا اقرار کیا جائے. کسی کام کے ہونے یا کرنے کا اقرار جب کیا جائے اور اس میں کوئی سوالیہ یا
मनफी रुझान ना पाया जाए तो उसको हम मस्बत यानी कि पॉजिटिव जुमला कहते हैं। चौथा जुमला हमारा, चौथा सेंटेंसेस होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है मनफी। मनफी यानी कि नेगेटिव जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें किसी किस्म का इनकार किया जाए या किसी चीज़ का इनकार किया जाए तो हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस है। अगला हमारा एक जुमला होता है, उसको कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है हुक्मिया जुमले। तो इम्पेरेटिव जुमलों में फेल वर्ब पहले आता है, बाद में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इन जुमलों में फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यू को हमेशा सब्जेक्ट तस्वर किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे शट द विंडो, हमने यहाँ पे दो मिसालें दी हैं। शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। तो इसमें यू जो है वो गैर हाजिर है, लेकिन यू को हम जो है वो सेंसली जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं कि यू को हम कह रहे हैं कि शट द विंडो और यू को ही हम कह रहे हैं ओपन द डोर। तो यू इसके अंदर हमेशा तस्वर किया जाता है लेकिन शो नहीं किया जाता। इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने किस्म के जुमले होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। जुमलों की इकसाम, जुमले 3 तरह के होते हैं, बयानिया जुमले, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फेल अमर के जुमले यानी कि हुक्मिया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दोबारा इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अजीज तलबा, इसकी अच्छे से आप तैयारी करें। क्लास 7 जो सिंधी डिक्टेशन आहे, मोकिलियल माने भेजा गया, बनाया माने बनाया, बढ़नी माने तमाम, खान माने उनसे, पुछो माने पूछा, जेके कुछ माने जो कुछ, बाजार माने रहम करने वाला, हड्डू दुखे माने जिस्म दुखना या जिस्म में दर्द होना, कॾहिं माने कब, वेठो माने बैठे, बुखारा माने भूखा, खराइंदा माने खिलाते, जेकॾहिं माने जबकि, कर्ज माने कर्ज। क्लास 7 के मैथ का क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके आपको स्क्वायर रूट पता करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसका जज़र पता करना है। तो पहला हमारे पास जो रकम है वो है 676। पहले हम इसको अंडर रूट की जो है वो इसकी साइन में इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और 676 का हम इस तरीके से फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले इस 2 से देंगे तो ये 338 तक जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 169 हो जाएगा, फिर 13 से देंगे तो 13 13 169 हो जाएगा, और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। इस तरह हमें पता चला कि 2 2 13 13, यानी कि 2 2 और 13 13 ये इसके फैक्टर्स हो गए, जिनको हम अंडर रूट की निशानी के अंदर लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यानी कि यहाँ पे इसमें 2 का एक पेयर बनता है और एक पेयर यहाँ पे 13 का बनता है। एक पेयर से हम 2 को बाहर निकालेंगे और अंडर रूट की निशानी को ख़त्म कर देंगे, और एक पेयर से हम एक 13 को बाहर निकालेंगे। 13 को और 2 को जब हमने बाहर निकाला तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 26 आया, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। आगे है 1369 का हमने स्क्वायर रूट पता करना है। तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा अदद है कि ये किसी भी पहाड़े से तकसीम नहीं हो रहा इक्वली। तो हम इसको 37 से जब करते हैं तो 37 का पहाड़ा जब हम 37 तक पढ़ेंगे तो 37 ज़ा जो है वो 1369 हो जाएगा, और फिर 37 एकम 37। तो इसी तरीके से हम इसको दोनों जो पेयर थे इसके 37 को इसको अंडर रूट की निशानी में यहाँ इसी तरह जिस ऊपर लिखा था हम लिखेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसका एक पेयर बन जाता है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और क्योंकि ये एक पेयर बाहर होके एक ही रकम है हमारे पास, इसलिए 37 ही इस सवाल का जवाब होगा। इससे अगला सवाल है आपके लिए 1089। इसका जो हमने 1089 का भी हमने जज़र पता करना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो स्क्वायर रूट पता करने के लिए हम इसका जो है जज़र ले लेते हैं, यानी कि इसकी निशानी में लिखते हैं और फिर इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। इसको 3 से देंगे पहले तो 363 से ये तकसीम हो जाएगा, फिर 363 121 से तकसीम हो जाएगा 3 पर, फिर 121 जो है वो 11 से 11 मरतबा जाकर पूरा तकसीम हो जाएगा, और फिर 11 जो है वो 11 से तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह इसके 3 3 11 11 जो इसके फैक्टर्स आएंगे उसको हम एक ही जज़र की निशानी के अंदर लिख लेंगे, पहले 3 3 फिर 11 11। फिर इधर भी हमने देखा कि 3 3 का और 11 11 का
अलग अलग 2 पेयर बन गए, एक 3-3 का और एक 11-11 का। तो 3 में से हम एक पेयर को बाहर निकालेंगे, 11 में से हम एक पेयर को बाहर निकालेंगे और अंडर रूट की निशानी को हम ख़त्म कर देंगे। अब इसी तरह हमने देखा कि जो ये 3 था और ये 11 था, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आ जाता है, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है 2025। इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए पहले हम इस रकम को इसी तरह लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अंडर रूट में लिखते हैं और अंडर रूट के बाद हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसके फैक्टर्स बनाने के लिए। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए जब हम करते हैं इसको 2025 को हम 3 से जब तकसीम करेंगे तो 675 होगा। 675 तक जो है ये चला जाएगा और ये तकसीम हो जाएगा, फिर 3 से 225 तक जाएगा, तकसीम हो जाएगा, फिर 5 से 45 तक जाएगा, तकसीम हो जाएगा, फिर 5 से 9 तक जाएगा, तकसीम हो जाएगा, फिर 3 से 3 तक जाएगा, तकसीम होगा और 3 से 1 तक जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये 3-3 हमने देखा कि 3-3-3-3 4 दफ़ा है, तो हमने पहले इसको 4 दफ़ा 3-3 लिख लिया, फिर 2 दफ़ा 5-5 है तो हमने 5-5 लिख लिया और अंडर रूट की निशानी में इन सबको लिख दिया। इस तरीके से हमने देखा एक पेयर 3-3 का ये बना, एक पेयर 3-3 का ये बना और एक पेयर 5-5 का ये बना। तो इधर से 3 एक बार निकाला, इधर से 1 3 बार निकाला, उधर से 1 5 बार निकाला और अंडर रूट की निशानी को ख़त्म कर दिया। फिर इसको हमने जब नीचे लिखा 3-3 और 5, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से, 5 दिया 15 और 15 दिया 45, यानी कि 45 इस सवाल का इस तरह जवाब हुआ। अगला सवाल है आपके पास, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कहते हैं एक मैदान को, कि एक चौरस एरिया का जो है वो ग्राउंड है और वो 169 स्क्वायर मीटर्स है, यानी कि 169 स्क्वायर मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड? तो एक साइड जो है इस मैदान की एक साइड कितनी बड़ी होगी, ये हमारा ज़ाहिर है कि ये जज़र का सवाल होता है। तो हम पहले इसको, क्योंकि ये इबारती सवाल है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड, यानी कि लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। जितना एरिया दिया हुआ है उसका हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एरिया हमें दिया हुआ 169 मीटर, तो हम 169 यहाँ लिखेंगे, मीटर हमने यहाँ लिख दिया। 169 मीटर को हम शिफ्ट करेंगे जज़र निकालने के लिए यहाँ पे, तो ये और किसी पाड़े से नहीं जाएगा। 13 एक मुफरिद अदद है, इससे हम करेंगे 13 एकम 13। फिर इसके बाद करेंगे 13-13 169 और 13 एकम 13, इसलिए 13-13 के जो तो फैक्टर बने हैं उसको हम जज़र की निशानी के अंदर लिखेंगे और उसको लिखने के बाद हम देखते हैं कि 13-13 का एक पेयर बना है, जिससे हम 13 को एक इसका जो होगा पेयर, उससे एक मेंबर उसका बाहर लेके हम लिख देंगे 13 मीटर, जो इस फिलहाल का जवाब होगा। यानी कि अगर 169 मीटर का स्क्वायर फील्ड हो, यानी कि एक मैदान हो चौरस चकोर, तो उसका एक साइड जो है वो 13 मीटर के बराबर होगा। वो भी इबारती सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, यानी कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो 6560 कारें वर अरेंज्ड इन रो, वो इस तरह उनको अरेंज करती हैं एक ही लाइन में, सच देट ईच रो हैड रोज, के वो उतनी ही रो बनाती हैं जितनी के कारें हैं। सच देट ईच रोज हैड एज मैनी कार्स एट द नंबर ऑफ रोज, और वो इसी तादाद में जो उसकी कतारें बनाती हैं जिस तादाद में वो कारें हैं। बट वन प्लेस वाज विदाउट अ कार, लेकिन एक जगह कार के बगैर एक जगह खाली बच जाती है। फाइंड द नंबर्स ऑफ द रोज ऑफ कार, तो आपने मालूम करना है कि उसमें कार की कितनी कतारें लगाई गई। ये सवाल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बहुत आसान है। हम पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द रोज ऑफ कार, कि हम कितनी जो है वो कारें जो है वो यहाँ करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ द रोज ऑफ कार, तो टोटल नंबर्स ऑफ द रोज ऑफ कार कितनी, मतलब वो दिया टोटल नंबर ऑफ द रोज ऑफ कार कितनी है, 6561 जो हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमने इसको जब हम इसको तकसीम करते हैं तो ये 3 से तकसीम हो जाता है 2187 तक जाता है, फिर 3 से तकसीम होता है 729 तक जाता है, फिर 3 से तकसीम होता है 243 तक जाता है, फिर 3 से तकसीम होता है 81 तक जाता है, फिर 3 से तकसीम होता है 27 तक जाता है, फिर 3 से तकसीम होता है 9 तक जाता है, और फिर 3 से तकसीम होता है 3 तक जाता है, और फिर 3 1 तक जाता है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हमारे फैक्टर्स बन गए जिनको हम जज़र की निशानी में लिख लेते हैं। इस 8 से हमारे 4 पेयर बनते हैं, 1 2 3 4। ये पेयर बनाने के बाद हमने इस पेयर से इस पेयर से इस पेयर से और इस पेयर से एक एक दफ़ा 3 को यहाँ पे लिखा, तो ये 4 पेयर बाहर
4 पेयर تھے, ان میں سے ایک ممبر اس کا باہر آیا, تو 3 تھے انون, ہوتی ہے 27 اور 27 دیا, یہ 81 ہو گیا. تو 81 جو ہے اس سوال کا جواب ہوگا. تھینک یو.